So passing out of nitrogenous waste from our body. Okay. Now, if we focus the name of this chapter, we have two things here. First, the excretory products and their elimination. Excretory products से क्या मीनिंग है? ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए बनते हैं और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। ओके, हार्मफुल सब्सटेंस, तो क्योंकि हमारी बॉडी के लिए जो चीज हार्मफुल है, क्या हम उसे अपनी बॉडी में रखेंगे? ऑब्वियसली नहीं रखेंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है? उनको रेगुलरली बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है। ओके, अगर हमारी बॉडी में ऐसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, तो वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो देयर आर सम प्रोडक्ट्स व्हिच आर हार्मफुल टू आवर बॉडी and it is necessary to release out from the body, and the process of removal of these excretory products is called the excretion. Okay, so excretion किसे कहेंगे? जितने भी excretory products हैं उनको रिमूवल करने की प्रोसेस या बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस excretion है। ओके, Yes, sir. तो अब excretory products होते कौन कौन से हैं? excretory products में फर्स्ट मेजर एंड द मोस्ट टॉक्सिक प्रोडक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड द ammonia. What is that? Ammonia. Apart from ammonia, there are uric acid, urea, and guanine. So all these products are the harmful products which our body produces, and it is necessary to release out from our body. ओके, अगर हमारी बॉडी इन प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर रिलीज नहीं करेगी तो हमारी बॉडी में ये टॉक्सिन्स बनाना स्टार्ट कर देगा, और टॉक्सिन्स बना तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन सब्सटेंसेस जब बॉडी में प्रेजेंट है तो वो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इफेक्ट करेंगे। ओके, Yes, sir. now before starting everything regarding that, now tell me, what are metabolic activities? Can anyone tell me what is metabolic activities? Yes, sir. Chemical reactions occurring in the body. Yes, but the chemical reaction which are occurring in our body through the food molecules. Okay, through the food molecules. फूड मॉलिक्यूल्स के थ्रू होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी में, वो सब मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिफाइन करती हैं, या हम उसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। ओके, Yes, sir. नाउ हम बात कर रहे हैं फूड मॉलिक्यूल्स की। फूड मॉलिक्यूल्स में हमारे क्या क्या चीजें आएंगी? हमारे आएंगे बायो मॉलिक्यूल्स। ओके, बायो मॉलिक्यूल्स। और बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स आर प्रोटीन, Amino acids. कार्बोहाइड्रेट्स, Amino acids. yes, अमीनो एसिड्स। जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे वो मिलके प्रोटीन को बनाते हैं। ओके, दीज आर द माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स आर द मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ओके, जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तभी अमीनो एसिड्स बनते हैं। ओके, सो बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ओके, एंड एंजाइम्स, ऑल दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, तो इनके थ्रू जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है, ऑल दीज रिएक्शन आर कॉल्ड द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। नाउ हमारी बॉडी में दो तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग फॉलो की जाती हैं। द फर्स्ट रिएक्शन जिनमें किसी भी प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन होना है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोडक्ट, एंड द सेकेंड विच इज जिसमें किसी ना किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ओके, द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स का ब्रेकडाउन होगा, और दूसरे केमिकल रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है। तो ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स का ब्रेकडाउन होता है, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। ओके, Yes, sir. कैटाबॉलिज्म। एंड द सेकंड रिएक्शन इन विच the product formation that is called the anabolism. Okay, anabolism. इज इट क्लियर? इतना क्लियर है आप लोगों को? प्रोडक्ट्स में हमारा मेन प्रोडक्ट्स कौन कौन से आएंगे जिन्हें हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है और हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है? दैट आर एमिनो एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया एंड ग्वानिन। अभी इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द एलिमिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेशन? एलिमिनेशन से मीनिंग होता है रिमूवल, एलिमिनेट कर देना, रिमूव कर देना। So removal of these excretory products is called excretion. Okay? Yes, sir.
Now I want to ask a question to all of you. Now tell me, what is the difference between excretion and egestion? What is the difference between egestion and excretion? egestion ये वर्ड आपने पढ़ा होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब आपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ा होगा उसमें लास्ट में एक वर्ड आता है egestion. Now tell me, what is the difference between excretion and egestion? Can anyone tell me? Am I audible? Yes, sir. Yes. So can anyone tell me what is the difference between the excretion and egestion? Sir, excretion, egestion होता है the process involves removing undistinguished waste products and from the body of the organism. Sir, excretion होता है the process involves removing wastes from the cell of organism. Okay. But I want to tell you that, as I told you, that removal of excretory products or the toxic substances is called the excretion, which are forming during the metabolic activities. And egestion में क्या, इन दोनों में एक मेन डिफरेंस यह है, जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं, एक्सक्रीशन में जितना भी प्रोडक्ट्स या फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म में एक्सक्रेट होते हैं. किस फॉर्म में एक्सक्रेट होंगे? लिक्विड फॉर्म में एक्सक्रेट होंगे. जबकि इजेशन में जितना भी मैटर एक्सक्रेट होना है वो सॉलिड फॉर्म में होगा. किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में. दैट मींस इसमें वाटर की प्रेजेंस बहुत कम होगी. देयर इज वेरी लेस वाटर इज प्रेजेंट एंड इन द एक्सक्रीशन देयर इज प्रेजेंस ऑफ मोर वाटर. वहां वाटर ज्यादा यूज में लाया जाएगा, जबकि इजेशन के दौरान जितना भी मैटर एक्सक्रेट होता है उसमें वाटर की प्रेजेंस बहुत कम होती है. एजेशन में हमारा जो सॉलिड सब्सटेंस आता है, या हम कह सकते हैं जो सॉलिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आते हैं, इसमें आएगा हमारा फीकल मैटर जो कि लास्ट में बनता है. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के दौरान जो हमारा सबसे लास्ट प्रोडक्ट मिलेगा हमें थ्रू द एनस व्हिच इज गोइंग टू एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द फीकल मैटर. दिस फीकल मैटर इज द प्रोडक्ट फॉर द इजेशन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Is there any question? Anyone? No, sir. No, sir. So, Okay, so now let us talk about these excretory products. अब हम इन excretory products के बारे में बात करेंगे. Okay, now there are some organisms, कुछ ऐसे organisms होते हैं. Let me zoom it. Is it properly visible to all of you? yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. So I hope it is much more visible to all of you, the slide. Okay. Yes, sir. Now, we are going to talk about the excretory substances and the organisms which excrete all these substances. Okay, so there are 3 to 4 type of organisms. The first organism which we are going to talk about are called the ammonotalism, which are called the Talism. or we can say the ammotalic organisms. Ammotalic organisms ऐसे organisms होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं? अमोनिया रिलीज करेंगे. द सेकंड, हमने दूसरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या देखा था? यूरिक एसिड देखा था. तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे? यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स. यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स ये क्या रिलीज कर रहे हैं? ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट हमने देखा था क्या? यूरिया. तो यूरिया एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिया. ओके, एंड द लास्ट हमने देखा था ग्वानाइन एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया हुआ है. ओके, ग्वानाइन इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी. ग्वानाइन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें वाटर की बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं होती है. ये विदाउट वाटर प्रोड्यूस होता है. और किस में प्रोड्यूस होता है? ओनली स्पाइडर में. ओके, ये स्पाइडर में बनता है. एनसीईआरटी ने ग्वानाइन मेंशन नहीं किया है, जबकि ये तीनों आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे. ओके, Yes, sir. एंड नाउ मुझे एक चीज बताइए, इन तीनों में सबसे ज्यादा वाटर का अमाउंट किस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में प्रेजेंट होगा? अमोनिया. अमोनिया.
देखो अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स में कौन आएंगे, हम मैमल्स आएंगे सबसे पहले। तो मैमल्स में हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं। एक ह्यूमंस क्या करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, सॉरी फॉर दैट, अमोनिया में क्या होगा, सबसे ज्यादा वाटर यूटिलाइज किया जाएगा। जब सबसे ज्यादा वाटर यूटिलाइज यहाँ पर किया जा रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको पानी की जरूरत सबसे ज्यादा है, वो कहाँ मिलेंगे हमें, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है। मोस्ट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या एक्सक्रीट करेंगे, अमोनिया। ओके, जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे हैं जिसमें अमोनिया रिलीज होगा, वो सब किसके थ्रू होगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होगा। ओके, द सेकेंड इज द यूरिकोटैलिक। देखो यहाँ पे पानी का अमाउंट क्या होगा, थोड़ा सा अब कम हो जाएगा। थोड़ा सा कम होने का मतलब क्या है, जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो थोड़ा थिक होगा। आपने बर्ड्स को देखा होगा, जब बर्ड्स एक्सक्रीटरी मटेरियल, जितना भी अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल वो रिलीज करती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी थिकनेस होगी, यहाँ वाटर का अमाउंट कम होगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिक एसिड रिलीज कर रहे हैं, उनको यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाएगा। और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे, बर्ड्स आ जाएंगी, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड स्नेल्स ओके। यस सर। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हमारी बोनी फिशेज आ जाएंगी इसमें, बोनी फिशेज। थोड़े एम्फीबियंस आ जाएंगे, क्योंकि एम्फीबियंस भी पानी में रहते हैं, एम्फीबियंस। ओके, यस सर। नाउ द लास्ट, यूरिया एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म जिनको यूरियोटैलिक कहा जाता है। द फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, मैमल्स। ओके, मैमल्स। ठीक, अब मुझे एक चीज बताइए, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, दैट आपकी बॉडी में जो यूरिया बनता है, यूरिया का प्रोडक्शन किस बायोमोलिक्यूल के थ्रू होता है? कैन एनीवन टेल मी which biomolecule is responsible for the formation of urea? Amino acid. Amino acid. Anything else? Anyone? देखो, now let me tell you, proteins are responsible for the formation of urea. Okay, proteins are responsible for the फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, और प्रोटीन के ब्रेकडाउन के प्रोसेस को कहा जाता है प्रोटियोलिसिस। प्रोटियो से मीनिंग है प्रोटीन, एंड लाइसिस से मीनिंग है ब्रेकडाउन। ओके, प्रोटियो मीन्स प्रोटीन एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो वहां पे क्या बनेगा, एमिनो एसिड्स बनेंगे। क्योंकि हमें ये पता है प्रोटीन्स आर द बंडल ब्लॉक्स ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रोटीन एमिनो एसिड से ही तो बनते हैं, जब बहुत सारे एमिनो एसिड चेन बनाते हैं उसी से तो प्रोटीन बनती है। ठीक, तो यहाँ पे जो एमिनो एसिड्स हैं बनेंगे, एंड इन एमिनो एसिड्स के थ्रू क्या बनेगा, यूरिया बनेगा। ओके, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम द एमिनो एसिड्स। इज इट क्लियर? यस सर। वी विल डिस्कस दिस प्रोसेस इन डिटेल लेटर। ओके, जब हम यूरिया के फिल्ट्रेशन की और फॉर्मेशन की बात करेंगे, वहां हम इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अभी आप इतना याद रखिए क्या, कि जो यूरिया बनना है वो प्रोटीन्स के थ्रू बनना है। जब प्रोटीन्स का प्रोटियोलिसिस होता है तो एमिनो एसिड्स बनते हैं, और वो हेल्प करते हैं यूरिया बनाने में। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। नाउ अब मुझे एक चीज बताइए, जब प्रोटीन यूरिया बनाने में मदद कर रहा है, तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का अमाउंट क्या ये डिटरमाइन करेगा कि यूरिया की परसेंटेज कितनी हाई या कितनी लो होनी चाहिए? क्या प्रोटीन के ऊपर ये चीज डिपेंडेंट करेगी या नहीं करेगी? यस सर। मान लो एक बार के लिए हमारी बॉडी में प्रोटीन का लेवल डाउन हो गया, ठीक है, प्रोटीन का लेवल डाउन हो गया, तो क्या डाउन प्रोटीन होने के, जब प्रोटीन डाउन हो गई तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि हमारी बॉडी में यूरिया कम बनेगा। यस सर। यस सर। और अगर प्रोटीन का लेवल हाई होगा तो यूरिया यूरिया ज्यादा बनेगा। यूरिया तो देखो, क्योंकि प्रोटीन से यूरिया बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जितना ज्यादा अमाउंट होगा प्रोटीन का, उतना ही ज्यादा यूरिया बनेगा। ओके, अब हमने क्योंकि एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा, हमने अभी यहाँ लास्ट स्लाइड में देखा है व्हाट इज एक्सक्रीशन। नाउ एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में
कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जो क्योंकि हमें इस पूरे चैप्टर में किडनी के बारे में पढ़ना है, यूरिया के बारे में पढ़ना है, ठीक। यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होगा, फिल्ट्रेशन कैसे होगा, फिर उसके अंदर हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं, हम उन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we must know there are some other organs in our body। हमारी बॉडी में कुछ और भी ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, कौन कौन से एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं हम। ऑर्गन्स कौन कौन से ऑर्गन्स हो सकते हैं? अच्छा मुझे बताओ, आपकी स्किन से एक्सक्रीशन होता है या नहीं होता है? सर होता है। एक्सक्रीशन होता है, स्वेट का एक्सक्रीशन होता है, ठीक। स्वेट निकलता है, और स्वेट किस चीज से मिलके बना होता है? NaCl प्लस यूरिया। देखो इसमें भी यूरिया की प्रेजेंस है, क्यों? यूरिया हमारी बॉडी के लिए क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस है। ओके, द सेकंड ऑर्गन लंग्स। लंग्स भी कुछ एक्सक्रीट करते हैं, लंग्स के थ्रू भी कुछ एक्सक्रीशन होगा। यस सर। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इट शुड बी? क्या होना चाहिए, क्या एक्सक्रीट होगा? देयर विल बी एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। क्या होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो गई, ठीक, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना शुरू कर देगी जो और भी ज्यादा जहरीली है। और अगर वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स होती है तो डायरेक्टली यू विल लीड टू डेथ, ठीक, डेथ हो जाएगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना भी जरूरी है, इट इज नेसेसरी, वरना टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड द थर्ड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज किडनी। दैट इज किडनी। और किडनी से क्या एक्सक्रीट होना है, दैट इज जो कि हम पढ़ भी रहे हैं, दैट इज यूरिया। अब देखो किडनी के दो फंक्शंस हैं। पहला तो एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन कर रही है यूरिया का, और दूसरा ये करती है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? अब ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारी बॉडी वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करती है। वाटर एंड सॉल्ट का अमाउंट मेंटेन करके रखती है। मान लो आपकी बॉडी में अगर सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, वो भी हार्मफुल है। वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, दैट इज हार्मफुल टू। लेकिन वाटर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा रुकता नहीं है, अगर एक्सेस होगा तो वो यूरिन के साथ निकल जाएगा। ओके, तो ये क्योंकि किडनी भी यही प्रोसेस फॉलो कर रही है कि जितना एक्सेस वाटर है वो यूरिन को निकालने में मदद कर रहा है। ओके, एंड वाटर सॉल्ट बैलेंस कौन कंट्रोल कर रहा है? किडनी कंट्रोल कर रही है। और एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म भी कौन कंट्रोल कर रहा है? किडनी कंट्रोल। इज इट क्लियर? Yes, sir. जितना अभी तक मैंने बताया, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। नो सर। इज इट क्लियर? जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या रिलीज करेंगे? अमोनिया रिलीज करेंगे। वेरी गुड। जितने लैंड ऑर्गेनिजम्स होंगे, मतलब जो पानी के बाहर रहने वाले हैं, वो क्या एक्सक्रीट करेंगे? यूरिक एसिड। यस, एंड यूरिया भी एक्सक्रीट कर सकते हैं। हम लोग लैंड एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, मैमल्स, ठीक, पानी में नहीं रहते हैं, हम पानी के बाहर रहते हैं। कीप योर माइक ऑफ। सर यस सर, ऑस्मो रेगुलेशन एक बार दोबारा बता दो। देखो हमारी बॉडी में, इन द ह्यूमन बॉडी, द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। सॉल्ट मीन्स आयंस, जो हमारा आयनिक लेवल है बॉडी का, जैसे कि सोडियम आयंस हो गए, कैल्शियम आयंस हो गए, मैग्नीशियम आयंस हो गए, ये जितने भी आयंस होते हैं, सोडियम एंड स्पेसिफिकली सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, ठीक, सोडियम एंड Na और Cl, ये होता है हमारी बॉडी में, सॉल्ट बनाता है, ठीक। तो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस का जो मेंटेनेंस है इन रिस्पॉन्स टू वाटर, तो जितना भी मेंटेनेंस होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब अमाउंट बढ़ना या घटना नहीं चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। आपकी बॉडी में सॉल्ट का और वाटर का जो अमाउंट है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे रहे, ना तो बहुत एक्सेस हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, ना बहुत ज्यादा कम हो जाए। तो द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, thank you, sir. हाँ, इन शॉर्ट कहें तो सॉल्ट आयनिक बैलेंस, सॉल्ट आयनिक बैलेंस, okay, salt ionic balance is called osmoregulation. Okay, Yes, sir.
यस नाउ अब हम कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। दिस इज द किडनी। अब हम कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे जिनके थ्रू हमारा ये जो पूरा मैकेनिज्म है, हम देखेंगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनके अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ओके हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स में। दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हमें पता है। देखो अच्छा मुझे ये बताओ, हम जो ह्यूमंस हैं हम कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनवर्टिब्रेट कैटेगरी से या वर्टिब्रेट कैटेगरी से? हाँ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। ओके बिकॉज वी हैव स्पाइनल कॉर्ड। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स, देखो एनिमल्स को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टू पार्ट्स में। एनिमल्स को एक तो वर्टिब्रेट्स एंड द सेकंड आर कॉल्ड द इनवर्टिब्रेट। सबसे पहले हम बात करेंगे इनवर्टिब्रेट्स की। इनके इनवर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स यूज में लाए जाते हैं। ओके हम स्टार्ट करते हैं कहां से? फाइलम प्रोटोजोआ से। फाइलम प्रोटोजोआ। अब मुझे बताओ प्रोटोजोआ पानी में रहते हैं या पानी के बाहर रहते हैं? जितने भी प्रोटोजोन्स हैं एनिमल किंगडम में, वैसे ये एनिमल किंगडम का पार्ट नहीं है प्रोटोजोआ, क्योंकि इसको प्रोटिस्टा किंगडम में शिफ्ट कर दिया गया है ना। हमारा एनिमल किंगडम कहां से स्टार्ट होता है? फाइलम पॉरीफेरा से। प्रोटोजोन्स आर द प्रोटिस्टा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो जितने भी प्रोटोजोन्स हैं ये इनके पास एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट रहता है? एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। किसके थ्रू एक्सक्रीशन करेंगे? ये वैक्यूल्स के थ्रू। अगर हम एक नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, नॉर्मल सेल क्या काम करती है? फूड स्टोर करने का काम करती है। लेकिन प्रोटोजोन्स क्या काम करेंगे? इन वैक्यूल्स को यूज में लेके आएंगे एक्सक्रीशन के लिए। सॉरी यहां यू आएगा, वैक्यूल्स। Vacuoles. Through the contractile vacuole, protozoans are excreting their toxic substances. Okay? And very obviously ये कैसे organisms होंगे? जब पानी में रहते हैं तो अमोनोटैलिक होंगे। These are अमोनोटैलिक organisms. एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं हम इसमें? जैसे कि अमीबा हो गया एंड पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो हम इसके लिए एक पैरामीटर बना लेते हैं। पैरामीटर कैसे? यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आ गया, देखो यहाँ ऑर्गेनिज्म आ गए, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये आ जाएगा हमारा फंक्शन से मीनिंग है यहाँ पे जो मैटर है या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? अमोनोटैलिक होगा, यूरिकोटैलिक होगा या यूरियोटैलिक होगा। एंड यहाँ पर एग्जाम्पल्स। Okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now the next phylum, that is Porifera. Porifera are also aquatic organisms. ये भी aquatic organisms हैं। ठीक, इनके पास क्या मिलेगा? लेकिन obviously ये क्या काम करते हैं? ये अपने बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं, क्योंकि इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं है। पोरिफेरा ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अंदर से हॉलो होते हैं, कुछ नहीं होता इनके पास, खाली कैविटीज प्रेजेंट रहती हैं। उनके अंदर ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर आता रहता है, बाहर जाता रहता है। ठीक, तो ये सिर्फ बॉडी सरफेस के थ्रू ही अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करते हैं। ओके, ऑब्वियसली दीज आर आल्सो अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म, पानी में रहते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। एंड एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं इसमें? साइकन एंड ल्यूकन। साइकन एंड ल्यूकन एनिमल किंगडम में आपने ये पढ़ा होगा। साइकन एंड ल्यूकन पोरिफेरा किंगडम से बिलोंग करेगा। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा। नेक्स्ट, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेट्स भी बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रीशन करेंगे, बॉडी सरफेस के थ्रू। एंड ऑल दीज आर आल्सो अमोनोटैलिक, क्योंकि ये भी कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। ओके, एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम? हाइड्रा एंड ऑरेलिया। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Now the next organisms which are called the platyhelminthes.
प्लेटी हेलमिंथिस। अच्छा, कौन बताएगा मुझे इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कैसी होती है? नॉर्मल होती है या फ्लैट होती है? फ्लैट हाँ, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है इनकी बॉडी। ओके, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होगी इनकी बॉडी, बिल्कुल एकदम चपटी, जमीन से चिपके हुए मिलेंगे आपको, इस तरीके से फ्लैट रहेंगे। ओके, और इनकी इनके इनके बॉडी में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करवाएगा, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स, ओके, फ्लेम सेल्स। एंड ऑब्वियसली दीज आर आल्सो अमोनोटेलिक, क्योंकि ये भी कहाँ मिलेंगे हमें? मराइन वाटर में या फिर फ्रेश वाटर में। ओके, एग्जाम्पल कैन बी टीनिया, टीनिया सोलियम, और द फैसियोला, फैसियोला हेपेटिका, फैसियोला। ओके, Yes, sir. टीनिया सोलियम का प्राइमरी होस्ट कौन है? हु इज द प्राइमरी होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम? कौन बताएगा? ह्यूमन है या पिग? इज दैट ह्यूमन और पिग? Sir, pig. Pig. Yes. Now the next phylum, that is called the nematoda. Nematoda. अब देखो इनमें क्या होता है निमेटोड्स में। अब यहाँ देखो, यहाँ से देखो, ऊपर से क्या हो रहा था, इन दोनों में बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है। प्रोटोजोन्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, प्लेटीहेलमिन्थिस में फ्लेम सेल्स प्रेजेंट हैं, एंड निमेटोडा में क्या होगा, यहाँ पे अलग तरह की सेल्स आ जाएंगी जिन्हें हम बोलेंगे रेनेट सेल्स। क्या बोलेंगे? रेनेट सेल्स। रेनेट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन निमेटोड्स। इनको ये इनका शेप कैसा होता है? एच शेप होती है ये, एच, लेटर एच शेप। ओके, एच शेप। और निमेटोड्स भी हमें पानी में ही मिलते हैं, तो ये भी अमोनोटेलिक ही होंगे। और एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं निमेटोड के लिए? एस्केरिस, एस्केरिस। ओके, Yes, sir. yes. The next phylum, that is called Annelida. Annelida, एनेलिड्स में एक्सक्रीशन कैसे होगा? आप देखो क्या होता है कि एनेलिड्स में पाया जाता है नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। ओके, या हम कह सकते हैं नेफ्रीडियल सिस्टम प्रेजेंट रहेगा इनमें। नेफ्रीडियल सिस्टम जो नेफ्रीडिया से बना होता है, नेफ्रीडिया हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और उससे बनने वाला सिस्टम नेफ्रीडियल सिस्टम कहलाएगा। ओके, Yes, Yes, sir. sir. and these organisms are also found in water, that is why these are ammoniotelic। देखो अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, फाइलम प्रोटोजोआ से एनेलिड तक हमारे सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? अमोनोटेलिक हैं। Ammoniotelic. लेकिन अब जब हम आर्थ्रोपोड पे बात करेंगे, वहां से सिस्टम हमारा थोड़ा थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स जो हैं, हमें पता है आर्थ्रोपोड्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? इंसेक्ट्स आएंगे। अब वो इंसेक्ट्स हमें पानी में भी मिलते हैं, पानी के बाहर भी मिलते हैं, जैसे मच्छर हो गया, है ना, हनी भी हो गई। तो हनी भी पानी में तो नहीं रहती, वो पानी के बाहर रहती है। तो वहां पे कैटेगरीज डिवाइड हो चुकी हैं। तो हम वहां देखेंगे क्या कि पानी में रहने वाले जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें सिस्टम अलग मिलेगा, ठीक, बाहर रहने वालों के पास सिस्टम अलग होगा। ओके, सो एनेलिड्स की बात करते हैं पहले। एनेलिड्स में, फाइलम एनेलिडा में नेफ्रीडियल सिस्टम प्रेजेंट है। एंड व्हाट कैन बी द एग्जांपल फॉर दिस? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम कौन बताएगा मुझे? Parenchyma posthuma. Yes, that is Paratima posthuma. Okay. Now let us talk about phylum Arthropoda. phylum Arthropoda. अच्छा बताओ, इस फाइलम को आर्थ्रोपोडा क्यों कहा जाता है? इसका कुछ स्पेसिफिक फीचर है क्या? कौन बताएगा मुझे? इस फाइलम का एक स्पेसिफिक फीचर होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा का। देखो, आर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंट्स, आर्थ्रोज से मीनिंग है जॉइंट्स, एंड पोडा, पोडा से मीनिंग है हमारे लेग्स या फिर एपेंडेजेस, एपेंडेजेस, ठीक, फीट, जो पैर होते हैं हमारे, ठीक। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके पैरों में, फीट्स में क्या मिलेंगे? जॉइंट्स मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा कभी मच्छर मारा हो, उसकी टांगे तोड़ी हैं कभी किसी ने? Yes, sir. मैंने तो तोड़ी है बहुत ज्यादा। मुझे दिखता है कि हाँ, उसमें जब मैंने पहली बार पढ़ा था आर्थ्रोपोडा के इन ऑर्गेनिजम्स के पैरों में जोड़ मिलते हैं, एक मच्छर मारा फिर उसकी टांगे तोड़ के देखी, तो वो 1 by 1 उसके जो जॉइंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू दैट लेग 1 by 1 सारे जॉइंट्स निकल रहे थे, ठीक। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके पैरों में जोड़ पाए जाते हैं या फिर जॉइंट्स मिलते हैं। ओके, Yes, sir. एंड नाउ आर्थ्रोपोड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। आर्थ्रोपोड की 3 क्लासेस हैं। ये क्या है? फाइलम है हमारे पास, और फाइलम के बाद हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है उसे हम क्या कंसीडर करते हैं? क्लास कंसीडर करते हैं। उसे हम कहते हैं
हमारे फाइलम की कितनी क्लासेस हैं? 3 क्लासेस हैं। पहली क्लास जिसमें इंसेक्ट्स आएंगे, दैट इज कॉल्ड द इंसेक्टा, ठीक। सेकंड जिसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, या थोड़ा जिसमें पानी में रहते हैं और कुछ पानी के बाहर भी रहते हैं, ठीक, जिसमें क्रस्टेशियंस क्रस्टेशी कहा जाएगा इस क्लास को, ठीक। एंड द लास्ट इज कॉल्ड द एरेक्निडा। अब देखो, इंसेक्ट्स में तो हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे? जैसे हम पेरिप्लेनेटा, कॉकरोच आप पढ़ते हैं अपने उसमें सिलेबस में, क्लास 11th में कॉकरोच है, ठीक। तो कॉकरोच के पास आपने देखा होगा, जब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ते हैं तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में मिड गट के लास्ट में हमें कुछ लॉन्ग सिलिंड्रिकल लॉन्ग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, कुछ इस तरीके से। जैसे अगर हमने ये मिड गट बनाई है, मिड गट के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं। इन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स को, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। रिमेंबर दैट, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। हाँ, तो जितने भी इंसेक्ट्स होंगे, उन इंसेक्ट्स में ये मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या काम करवाते हैं? एक्सक्रीशन का वर्क करवाते हैं, ठीक। तो इंसेक्ट्स में मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ओके, Yes, sir. Malpighian tubules are the excretory organs of insects. और ये इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? देखो मैंने क्या कहा था ऊपर, अभी तक हम लोग अमोनोटैलिज्म पढ़ रहे थे, सारे अमोनोटॉलिक ऑर्गेनिजम्स हमें मिल रहे थे। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ये जो इंसेक्ट्स हैं, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। क्या एक्सक्रीट करते हैं ये? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, ठीक। क्योंकि वो सारे ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहे थे? पानी में रह रहे थे। पानी में जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सब क्या रिक्वायर कर रहे हैं? अमोनिया रिलीज कर रहे हैं, और हम उनको क्या बोलते हैं? अमोनोटेरिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यहाँ पे अब क्या हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? यूरिक एसिड। ओके, यूरिक एसिड। ऑब्वियसली जितने भी हमारे ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं, इनमें किसका एक्सक्रीशन होगा? यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होगा, ठीक। अब ये जो क्रस्टेशियंस हैं, क्रस्टेशियंस में एंटीनरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एंटीनरी ग्लैंड्स, इन ग्लैंड्स को ग्रीन ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रीन ग्लैंड, ठीक। क्रस्टेशियंस में हमारा एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? क्रैब, केकड़ा, ठीक। इंसेक्टा क्लास के लिए क्या क्या एग्जांपल्स हम ले सकते हैं? देखो हनी बी आ जाएगी इसमें, हनी बी, ठीक। हनी बी के अलावा आप कॉकरोच ले सकते हो, जो कि अभी मैंने ऊपर मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स वाला एग्जांपल कॉकरोच से ही रेफरेंस में बताया है आपको। मॉस्किटो भी आ जाएगा इसी में। तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सब किस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे? इंसेक्टा। क्रैब आ जाएगा हमारा क्रस्टेशियन कैटेगरी में, जिसके पास ग्रीन ग्लैंड्स होंगी या फिर एंटीनरी ग्लैंड्स होंगी एक्सक्रीशन के लिए। और लास्ट क्लास आती है हमारी एरेक्निडा। इस एरेक्निडा क्लास में देखो, एरेक्निडा क्लास के ऑर्गेनिजम्स मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स भी यूज कर सकते हैं, ये मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स भी यूज कर सकते हैं। और मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स के अलावा इनके पास एक ग्लैंड और प्रेजेंट हो सकती है, जिसे हम कहते हैं कॉक्सल ग्लैंड। क्या कहते हैं? कॉक्सल ग्लैंड, ठीक। कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू भी इनमें एक्सक्रीशन हो सकता है। ओके, Yes, sir. और अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। अच्छा, इसके लिए एरेक्निडा के लिए हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं? इसके एग्जांपल में हमारे पास स्कॉर्पियन आ जाएगा, स्कॉर्पियन, ठीक। अभी मैंने पीछे एक चीज आपको बताई थी कि देखो, हमने तीनों जो हमारे जो 3 से 4 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, उनमें हमने अभी तक देखा कि अमोनिया और यूरिक एसिड ही आया है ना, क्योंकि यूरिन हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, मैमल्स, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट एक प्रोडक्ट और बताया था मैंने, क्या? ग्वेनाइन। क्या बताया था? ग्वेनाइन कौन एक्सक्रीट करता है? स्पाइडर। और स्पाइडर इन तीनों में से किस कैटेगरी से बिलोंग करेगी? एरेक्निडा, ठीक, एरेक्निडा से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. एक बार देख लो इस चार्ट को, इससे पहले मैंने जितना बताया उसको भी एक बार एनालाइज करो। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछो, एंड आफ्टर दैट हम मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड्स दिखा दो। प्योर,
दिस वन, जहां पे हमने प्रोटोजोआ से डिस्कस किया है। आर्थ्रोपोडा, देखो आर्थ्रोपोडा के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड ले ली थी, ओके, क्योंकि वहां 3 कैटेगरी हमने डिस्कस की है। प्रोटोजोआ सब, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एक्वेटिक, पानी में रहने वाले हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होंगे। और आर्थ्रोपोडा पे आने के बाद कहानी चेंज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वहां पे ऑर्गेनिजम्स पानी के बाहर भी मिल रहे हैं और क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं? यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे हैं, ओके। Yes, sir. Okay, now the next, after arthropoda we will discuss the mollusk। मोलस्का फाइलम से अगर हम बात करें, मोलस्का फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके पास एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट रहेगा? इनके पास रहेगा ऑर्गन ऑफ बोजेनस। एक ऑर्गन होता है जिसे क्या बोलेंगे? ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ठीक, ऑर्गन ऑफ बोजेनस। एंड फाइलम इकाइनोडर्मेटा पे फाइनल, अच्छा देखो फाइलम इकाइनोडर्मेटा की एक चीज आपको पता होगी, इनके अंदर वाटर करंट सिस्टम चलता है, ठीक, इकाइनोडर्मेटा में। तो इनके वाटर के जितना भी, जो भी वाटर सर्कुलेट हो रहा है इनकी बॉडी से, इनके लिए वाटर के सर्कुलेशन के स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, वो एक्सक्रीशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ट्यूब फीट। क्या बोलते हैं? ट्यूब फीट, ठीक। तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इनमें इकाइनोडर्म्स में कैसे होगा एक्सक्रीशन? ट्यूब फीट के थ्रू होगा। अब हम यूरिक एसिड के बाद हम मूव करते हैं कहाँ पे? यूरिया पे मूव करते हैं हम लोग, ठीक, जिसमें कि हम लोग आ जाएंगे। अभी तक हमने बात की थी इनवर्टिब्रेट्स की, अब हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स की, ठीक। वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें स्पाइनल कॉर्ड मिलती है, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहती है, या फिर हम नॉर्मली कह सकते हैं कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, ठीक। एनिमल किंगडम को फॉलो करेंगे, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, ठीक। हाँ, कौन कौन से वर्टिब्रेट्स होते हैं हमारे पास? देखो हम लोग मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स को क्या बोलते हैं? एवीज बोलते हैं, ठीक है, एवीज एंड फिशेस, जिन्हें क्या बोला जाता है? पाइसीज, ओके। सो मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, एवीज, all these are here, and amphibians, ठीक। ये आ गए हमारे पास वर्टिब्रेट्स। अब हम देखते हैं इनमें क्या क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। देखो मैमल्स, अभी हम मैमल्स की बात कर रहे हैं, इनके पास एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट रहेगा? किडनीज प्रेजेंट रहेंगी, किडनीज, ठीक। एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट फिशेज को छोड़ के मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के पास क्या मिलेगी? किडनी मिलेगी, ठीक, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के पास। क्योंकि फिशेज में क्या होता है? फिशेज में जो किडनी तो प्रेजेंट होगी इनके पास। हमारे बॉडी में 2 तरह की किडनी प्रेजेंट होती है, क्या? 2 तरह की किडनी हम देखेंगे आगे, एक मीजोनेफ्रिक और एक मेटानेफ्रिक। मीजोनेफ्रिक, जिसमें हम फिशेज में 2 कैटेगरीज पढ़ते हैं, एक ऑस्टिकथिस कैटेगरी और एक कॉन्ड्रिक्थिस कैटेगरी। एनिमल किंगडम में आपने देखा होगा ऑस्टिकथिस एंड कॉन्ड्रिक्थिस, ये 2 कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं। तो इनमें मेन डिफरेंस क्या रहता है? एक के पास मेसोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट रहती है और दूसरे के पास मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट रहती है, ठीक। और जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, सबके पास क्या प्रेजेंट है? किडनी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो कुछ ऑर्गेनिजम्स इसमें ऐसे भी हैं, जैसे कि एम्फीबियंस, जो कि पानी में रहते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? पानी में, ठीक, और पानी के बाहर भी रह सकते हैं। और ये कैसे हैं? ये यूरिया एक्सक्रीट नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या एक्सक्रीट करेंगे? अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। तो ये क्या होगा भाई? अमोनोटेलिक होगा, ठीक। और ये पानी में रहने वाले तो अमोनोटेलिक हो गए, और ऐसे एम्फीबियंस जो पानी के बाहर रहते हैं वो क्या होंगे? वो यूरियोटेलिक होंगे, वो यूरिया एक्सक्रीट, ठीक है। अमोनोटेलिक कहाँ रहेंगे? वाटर में या पानी में, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। और जो यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं एम्फीबियंस, वो कैसे होंगे? यूरियोटेलिक, ठीक है, यूरियोटेलिक, ठीक। अब आते हैं हम रेप्टाइल्स और बर्ड्स पे। रेप्टाइल्स और बर्ड्स पे मैमल्स के पास किडनी प्रेजेंट है, ठीक। और मोस्ट ऑफ ऑल जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके पास किडनी ही मिलेगी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे, ओके। तो कंफ्यूज मत होना, वर्टिब्रेट जितने हैं सबके पास किडनी प्रेजेंट है, और इनवर्टिब्रेट्स में किसी के पास फ्लेम सेल्स है,
नेफ्रीडिया है, प्रोटोनेफ्रीडिया है, कॉक्सल ग्लैंड है एंड ग्रीन ग्लैंड्स है। इतना क्लियर है आप लोगों को? Yes, Yes, sir. पेट्स में सिर्फ किडनी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए। सर यस सर फिश वाला रिपीट करोगे? okay, just 1 minute, let me tell about the reptile and birds and after that I am repeating the fish part as well. Okay, so अगर हम रेप्टाइल की और बर्ड्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में, और ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स कैसे होंगे हमारे, यूरिकोटैलिक होंगे। यूरिकोटैलिक, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे। यूरिक एसिड क्या एक्सक्रीट करेंगे? यूरिक एसिड। देखो मैंने फिश पार्ट में ये बताया था, जो हमारे पाइसिस कैटेगरी है, हमारे पास दो तरह की फिशेज होती हैं। ठीक, एक कैटेगरी में आएगी हमारी ऑस्ट्रिकथिस कैटेगरी और दूसरी आएगी कॉन्ट्रिकथिस, जिसमें कि हम पढ़ते हैं बोनी फिशेज एंड एक में जो हमारी बोनी फिशेज आ जाती हैं, बोनी फिशेज, और जिनके पास एक वेल डिफाइंड स्केलेटन सिस्टम मिलता है, और दूसरी वो जिनके पास वेल डिफाइंड स्केलेटन सिस्टम नहीं मिलेगा। ठीक है, जिन्हें कॉन्ट्रिकथिस कैटेगरी कहेंगे, और इनके पास क्या प्रेजेंट रहता है? एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहता है, जबकि ऑस्ट्रिकथिस के पास एयर ब्लैडर नहीं होता। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मछली कभी डूब सकती है या नहीं डूब सकती है? नो सर नहीं डूब सकती। नहीं डूब सकती? यस अच्छा, सर। और मैं कहूं कि डूब सकती है तो? डूब सकती है सर। अच्छा, तो डूब सकती है। हाँ देखो मछली डूब सकती है, क्यों? देखो सारी ही मछलियां ऐसी नहीं होती हैं कि जो नहीं डूब सकती हैं, वो डूब सकती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो हमारी जो ऑस्ट्रिक कॉन्ट्रिकथिस कैटेगरी की फिशेज हैं, इनके पास एयर ब्लैडर मिलता है जो इनको बायोन्सी प्रोवाइड करता है, या फिर हम कह सकते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन है, बैलेंसिंग ऑर्गन। ठीक है, बॉडी बैलेंस करने के लिए। और ये क्या काम करती है? लगातार तैरती रहती है, कभी रुकती नहीं है। ठीक, अगर ये रुक गई तो ये डूब जाएंगी, डूब सकती है ना, जो कि इनके लिए हार्मफुल है। और फिशेज के लिए मैंने ये बताया था, इनके पास जो एक किडनी से रिलेटेड जो फंक्शनिंग मैंने बताई थी, कि दो तरह की किडनी हम देखते हैं, एक तो मीजोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी, और दूसरी मेटानेफ्रिक किडनी। दोनों में क्या डिफरेंस है मीजोनेफ्रिक में और मेटानेफ्रिक में? सॉरी, मेटा नेफ्रिक किडनी। देखो हम किडनी के अंदर एक फंक्शनल यूनिट पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। नेफ्रॉन में एक पार्ट हम पढ़ेंगे क्या? लूप ऑफ हेनले। ऐसी किडनी जिसके पास लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होगी, दैट इज कॉल्ड द मेटानेफ्रिक किडनी, और जिसके पास लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड द मीजोनेफ्रिक किडनी। ठीक, Yes, sir. Kidneys have a long loop of a Henle, so they are known as metanephric, and some have short, so they are also known as metanephric or a mesonephric. it depends on presence of loop of Henle. Okay, in the nephron, if loop of Henle is present, the kidney is called metanephric. Okay, and if it is absent, then kidney is called mesonephric. Sir, it does not depend, it is short or long. Yes, it's short, it can be short, it can be short. If the loop of Henle is short, then the nephron is called the cortical nephron. That at that time we will call that cortical nephron. Or if it is long, then we will call that the juxtaglomerular nephron. Yes, जो कि मेड्यूलरी पार्ट में, ये मेड्यूलरी पार्ट में एम्बेडेड रहेगा। किडनी के दो पार्ट हम देखेंगे आने वाले टाइम में, अभी एक कॉर्टेक्स और एक मेड्यूला। ओके, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो नेफ्रॉन हमारे कॉर्टिकल पार्ट तक ही सीमित है, जो कॉर्टिकल पार्ट तक प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ओके, और मेडुला के भी जा रहे हैं, दैट आर कॉल्ड द जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स। ओके, जिन्हें जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन भी कहा जाता है, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Any question? Anyone? You can ask question if you have. No, sir. No. Okay. Now let us move to kidneys. Is the diagram visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. Now I think it is much visible to all of you now. Yes, sir. Yes, sir. This is the human excretory system, and human excretory system is made up of kidneys. देखो, one pair of kidneys is present. One pair means two kidneys are present there. Yes, sir. One pair of kidney. Is present. Yes. One pair of ureter is present. Look at that. From both of the kidney, एक ureter दोनों kidney से निकल रहा है. One pair of ureter is there. Okay. And one urinary bladder. How many urinary bladder is there? Only One. And one urinary urethra. bladder. Okay. Yes, यूरेथ्रा वन ही होगा, एक ही होगा यूरेथ्रा, क्योंकि यूरेथ्रा क्या काम करता है, ये मेल्स में होता है. मेल्स में यूरेथ्रा कैसा रहेगा? लॉन्ग. फीमेल्स में कैसा रहेगा? ये शॉर्ट. क्योंकि मेल्स में जो यूरेथ्रा है ये दो तरह के फंक्शंस फॉलो करता है. पहला तो ये स्पर्म के इजैक्यूलेशन के लिए. ओके, स्पर्म इजैक्यूलेशन भी यूरेथ्रा के थ्रू होगा और यूरिन एक्सक्रीशन भी यूरेथ्रा के थ्रू होगा, जबकि फीमेल्स में अलग अलग पोर्स प्रेजेंट रहते हैं दोनों ही फंक्शनिंग्स के लिए. ओके, जो कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे. ओके. Yes, sir. Yeah. So the human reproductive system is the human excretory system is made up of one pair of kidneys, one pair of ureter and one urinary bladder. अब हम इसी डायग्राम में देखेंगे पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा excretory system कि जितने भी फंक्शंस हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज पार्ट्स किस तरह से काम करेंगे और ये कहाँ क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके. नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? किडनी की. नाउ लुक एट दैट, देयर आर वन पेयर ऑफ किडनीज आर प्रेजेंट एंड किडनीज आर द मेजर ऑर्गन व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम. पहला तो ये मेजर ऑर्गन है. Yes, sir. मेजर ऑर्गन है. अभी मैंने आपको बताया था ये क्या क्या फंक्शन फॉलो करेगा. फंक्शन अभी बताए मैंने. पहला तो एक्सक्रीशन. Yes, sir. दूसरा यूरिन फॉर्मेशन. नो, ऑस्मोरेगुलेशन. ऑस्मोरेगुलेशन. ओके, देखो यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होता है? यूरिन फॉर्मेशन तो होगा, यूरिन फॉर्मेशन नेफ्रॉन करता है. किडनी की जो फंक्शनल यूनिट्स हैं वो यूरिन का फॉर्मेशन कर रही हैं, जो कि किडनी के ये जो हम ये ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ना, इनको मेडुलरी पिरामिड्स कहा जाता है. दीज मेडुलरी पिरामिड्स, इसके अंदर इन द मेडुलरी पिरामिड्स nephrons are embedded. Yes, millions of nephrons are embedded and nephrons are responsible for formation of urine, not particularly the entire kidney. Okay, किडनी का कॉर्टेक्स वाला पार्ट है जो हम बाहर देखेंगे, ये बाहर ये पार्ट भी आ जाता है, ठीक, जो कि प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं होता है. जबकि जो मेडुला वाला पार्ट है, यहाँ पे ये जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं, इनके अंदर हमारे जो नेफ्रॉन्स एम्बेडेड हैं वो यूरिन का फॉर्मेशन और फिल्ट्रेशन कर रहे हैं. ओके. Yes, sir. Yes. Is it clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now the next, अब देखो हमारे पास ये दो वेन और आर्टरीज आ रही हैं जिन्हें रेनल वेन एंड रेनल आर्टरीज कहा जाता है. ठीक, ये रीनल वेन और रीनल आर्टरी कहाँ से आ रही है? ये आ रही है हमारे एओर्टा से. कहाँ से आ रही है ये? एओर्टा से. अब आप ये कहोगे कि सर ये एओर्टा से कैसे आ रही है और एओर्टा से इसका क्या कनेक्शन है? एओर्टा से आने के लिए इसके पास कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होना चाहिए, कोई वैलिड रीजन होना चाहिए कि ये एओर्टा में क्या काम कर रही है. अब देखो, अब हम देखते हैं पहले यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे है. ठीक, लेट मी टेल यू दैट हाउ यूरिन फॉर्म्स. टू कनेक्ट दिस थिंग, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, पहले हम ये चीज देखेंगे, उसके बाद हम किडनी के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे. ओके. Yes, sir. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, किडनी का फॉर्मेशन बॉडी के किस ऑर्गन में होता है? देखो मैंने यहाँ पे एक ऑर्गन ड्रॉ किया है. नाउ टेल मी व्हाट इज दिस ऑर्गन? Liver. यस, दिस इज लीवर. क्या ये लीवर है. ठीक,
किडनी का मेन फंक्शन क्या है, यूरिन को देखो फिल्टर करना, ठीक। Yes, sir. यूरिन का फिल्ट्रेशन किडनी में होगा, लेकिन फॉर्मेशन कहाँ होगा, लीवर में। लीवर में। ठीक, लीवर फॉर्म करेगा किडनी, देखो। और लीवर के अंदर भी कुछ लीवर। सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या, हिपैटोसाइट्स। क्या कहते हैं, Hepatocyte. हिपैटोसाइट्स। किडनी के सॉरी लीवर में पाए जाने वाली जितनी भी सेल्स होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, हिपैटोसाइट्स। और हिपैटोसाइट्स कहाँ पाई जाती हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स में। कहाँ मिलेंगे ये, हिपैटिक लोब्यूल्स में, ठीक। हिपैटिक लोब्यूल्स में हिपैटोसाइट्स प्रेजेंट हैं। और ये हिपैटोसाइट्स क्या काम करती हैं, इनका ही मेन फंक्शन है क्या बनाने का, यूरिया बनाने का। ये यूरिया फॉर्म करेंगी, ठीक। अब देखो हमारे लीवर में यूरिया तो बन गया, अब इसे कहाँ भेजना है हमें, किडनी के पास भेजना है फिल्टर करने के लिए। क्योंकि जब तक ये किडनी के पास नहीं जाएगा तब तक किसके अंदर प्रेजेंट, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, टॉक्सिक है। और हमने अगर इसे बॉडी से नहीं निकाला तो हमारा लीवर डैमेज हो जाएगा। पहले तो लीवर डैमेज हुआ तो बॉडी के सारे फंक्शंस, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बाइल जूस एक्सक्रीट करता है, वहां पे भी इसकी फंक्शनिंग है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे फंक्शंस ये कंट्रोल करता है। तो इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी, ठीक। अब हमें इसे कहाँ भेजना है, यूरिया को हमें भेजना है किडनी में, ताकि इसका फिल्ट्रेशन हो सके और ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। नाउ जितनी वेन्स, ये जो वेन्स निकलती हैं हमारे लीवर से, उन वेन्स को क्या कहा जाता है, हिपैटिक वेन्स। क्या बोलते हैं, हिपैटिक वेन। ये हिपैटिक वेन्स के थ्रू यूरिया कहाँ जाएगा, हमारे हार्ट के इंफीरियर वेना कावा में। कहाँ जाएगा, इंफीरियर वेना, हाँ इंफीरियर वेना कावा में। इंफीरियर वेना कावा से ये कहाँ मूव करेगा, ये मूव करेगा राइट एट्रियम में। वेयर, right atrium. Yes, if you know about the functioning of heart, you can recognize this thing in a very very better manner. ओके, राइट एट्रियम से कहाँ मूव करेगा, क्योंकि जैसे हमारे ब्लड की फंक्शनिंग चलेगी, जैसे जैसे ब्लड मूव कर रहा है, ये भी देखो वेन में गया है ना, वेन में वेन में क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। तो यूरिन किसके साथ जा रहा है, ब्लड के साथ जा रहा है, ये चीज याद रखिएगा। वो किसके साथ जाएगा, ब्लड के साथ जाएगा। तो ये इंफीरियर वेना कावा में मूव किया। आफ्टर दैट राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से मूव करेगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल। एंड राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वापस लेफ्ट आर्टरी में आएगा। और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, लंग्स, और लंग्स के थ्रू जाएगा पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन्स में। अब यहाँ पे एक चीज आपको बहुत रिमेम्बर रखनी है, याद रखनी है, जो कि मैं अभी बताऊंगा। पल्मोनरी वेन के बाद इसका मूवमेंट होगा लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट एट्रिया जिसे हम कह सकते हैं, लेफ्ट एट्रिया। एंड आफ्टर दैट लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड देन टू aorta. यस, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा। अब देखो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, क्या हमारी जो रीनल वेन और रीनल आर्टरीज आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, एओर्टा से आ रही हैं। क्योंकि एओर्टा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी, ठीक। तो वहां पे ये जो हमारा रीनल आर्टरी वाला पार्ट है वो कहाँ से आया है, एओर्टा से आया है, रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी, ठीक। तो अब देखो सबसे ज्यादा, अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग, आंसर दीजिए कि सबसे ज्यादा यूरिन, इस जितना अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, सबसे ज्यादा यूरिन किस पार्ट में प्रेजेंट होगा, टेल मी। सबसे ज्यादा यूरिन किस पार्ट में प्रेजेंट होगा, इंफीरियर वेना कावा। नहीं, देखो फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, लिवर में हुआ है ना, फॉर्मेशन लिवर में हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे, और ये लिवर में होने के बाद ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हिपैटिक वेन में, हिपैटिक वेन के थ्रू जा रहा है ना, इंफीरियर वेना कावा में। क्योंकि इंफीरियर वेना कावा से तो पास होता रहेगा बार बार, राइट एट्रियम में चला जाएगा ब्लड के साथ, फिर राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, तो वहां से तो मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है इसका, ठीक। लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट, द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन हिपैटिक वेन्स, रिमेंबर दैट थिंग, ओके। और सबसे कम यूरिया कहाँ प्रेजेंट होगा, रेनल वेन। यस, रेनल वेन में, ओके। क्योंकि यहाँ देखो पल्मोनरी आर्टरी में आया, फिर लंग्स। यहाँ पे देखो लीस्ट अमाउंट हम क्यों कहेंगे, लीस्ट अमाउंट इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे यूरिया के साथ एक चीज और प्रेजेंट होगी, दैट इज ऑक्सीजन। यहाँ पर एक और चीज प्रेजेंट है, क्या, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ठीक। और यहाँ से ये मूव कर रहा है कहाँ पे, एओर्टा में, और एओर्टा के बाद कहाँ जाएगा अब ये, सॉरी, हाँ, एओर्टा से कहाँ जाएगा ये, डायरेक्ट रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी में,
रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी कहाँ कनेक्ट होती है? किडनी में कनेक्ट होती है, और किडनी के थ्रू ये कहाँ जाएगा दोबारा से? रीनल वेन में। यस, रीनल वेन में। सॉरी, यहाँ पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन में यूरिया और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे रीनल आर्टरी से किडनी एंड देन रीनल वेन। तो अब देखो, अगर हम इस डायग्राम को देखें, इफ वी लुक एट दिस डायग्राम, इस डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर जो अंदर की तरफ एम्बेडेड हो रहा है, दिस वन, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। और इस हाइलम से, नाउ लुक एट दिस डायग्राम, इज दिस विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द हाइलम। दिस पोर्शन आई एम टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड हाइलम। अब देखो यहाँ पे रेड कलर से और ब्लू कलर से हमारी रीनल वेन और रीनल आर्टरी को शो किया गया है। एज यू कैन सी दिस वन, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी क्या कर रही है? ये यूरिया को ब्लड के साथ लेके आ रही है, और रीनल वेन क्या कर रही है? इसको बाहर लेके जा रही है। ओके, हाँ, ठीक। तो क्योंकि जब ये बाहर लेके जा रही है, तो सबसे कम अमाउंट यूरिया किसके पास होगा? रीनल वेन के पास सबसे कम अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट होगा। ओके, और सबसे ज्यादा कहाँ होगा? हिपैटिक वेन में, क्योंकि लीवर के थ्रू सिंथेसाइजेशन हुआ है किसका? यूरिया का। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. एनीवन, एनी क्वेश्चन? No, sir. ठीक। तो अब यहाँ पे जब ये किडनी के पास आया है, यूरिया किडनी के पास आएगा, किडनी क्या काम करेगी? अब देखो, किडनी ये करेगी कि यूरिया वाला पार्ट तो ये बॉडी से एक्सक्रीट करवा देगी। ठीक है, हमारे पास अभी, क्योंकि यूरिया किसके साथ आ रहा था? ब्लड के साथ आ रहा था ना। अभी ब्लड बचा, ब्लड का क्या होगा? ब्लड चला जाएगा कहाँ पे? रीनल वेन में। और रीनल वेन उसको कहाँ पास कर देगी दोबारा से? सर्कुलेशन के लिए, हार्ट की तरफ। ओके, Yes, यूरिया एक्सक्रेट हो जाएगा, यूरिया तो एक्सक्रेट आउट हो जाएगा, निकल जाएगा बॉडी से, और बचा हमारा ब्लड वाला पार्ट, ये कहाँ मूव हो जाएगा? रीनल वेन में। इसका मतलब, नाउ लुक एट दिस डायग्राम वंस अगेन। यहाँ पे रीनल आर्टरी में क्या क्या आया? यूरिया आया, जो किसके साथ मिक्स था? ब्लड के साथ मिक्स। ब्लड के साथ। लेकिन यहाँ वेन वाले पार्ट से बाहर निकलेगा, वो क्या निकलेगा? सिर्फ ब्लड निकलेगा, ब्लड। क्योंकि यूरिया अंदर आया था। वो यूरिया इस रीनल पोर्शन के थ्रू, ये जो हमारा जो येलो कलर में आप पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं रीनल पेल्विस। सॉरी, दिस इज द यूरेटर, जो कि आगे जाके कनेक्ट होगा। दिस इज द यूरेटर। नाउ लुक एट दिस। ठीक, तो ये जो हमारा रीनल आर्टरी से जितना भी यूरिन वाला पार्ट है, यूरिया वाला पार्ट है, वो यूरेटर के थ्रू कहाँ से निकल जाएगा? बाहर निकलेगा, और स्टोर हो जाएगा कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू सीधा बाहर। ठीक, सिंपल सी चीज है। आर्टरी के थ्रू आया, ठीक, और यूरेटर के थ्रू निकल गया। ब्लड वाला पार्ट बचा, वो वेन कैरी करके कहाँ ले गई? सर्कुलेशन में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Is there any question? No, sir. You can ask if you want to ask any question. रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी क्लियर है आपको? किस तरीके से इसका एओर्टा का कनेक्शन है, और हिपैटिक लॉब्यूल से, हिपैटिक वेन से किस तरीके से पूरा का पूरा यूरिन बन के आया है और फिर एक्सक्रीट आउट होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। ठीक, आप लोगों ने तो नहीं किया, मैं करता हूँ। अब देखो, हमारे जैसे हमारा हार्ट है, ठीक है, वी नो दैट हमारा हार्ट किससे बना है? ये बना है कार्डियक मसल्स के थ्रू। ठीक है, वी नो दैट हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। हार्ट, ठीक, कार्डियक मसल्स। और हार्ट को कवर करने के लिए इसकी अपनी एक कवरिंग होती है, वी नो दैट। कौन बताएगा मुझे उस कवरिंग को क्या कहा जाता है? फॉर इट्स प्रोटेक्शन, Pericardium. जो कि कार्डियक, ये जो वर्ड आया है, इसकी कवरिंग, हार्ट की कवरिंग पेरिकार्डियम। ऐसे ही अब मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिए आप लोग कि हमारे जो किडनी है, किडनी को भी प्रोटेक्शन के लिए एक कवरिंग चाहिए होती है, उस कवरिंग का नेम क्या है? कौन बताएगा? डू यू नो दैट? सर वैसे तो किडनी कनेक्टिव टिश्यू से होती है कवर्ड ना।
अच्छा, इसकी मतलब नेम नहीं है, उस कवरिंग का कोई नेम नहीं है? फैट कैप्सूल। सर नहीं, फाइब्रस दैट कवरिंग इज कॉल्ड पेरिटोनियम। ओके, पेरिटोनियम। ऐसे ही हमारे बोन्स की भी कवरिंग होती है, बोन्स को भी प्रोटेक्शन चाहिए होता है। बोन्स की कवरिंग बताइए, कौन बताएगा? Nobody knows. That is called the periosteum. Periosteum. ओके, बोन के अलावा हम और क्या पढ़ते हैं? कार्टिलेज भी पढ़ते हैं। कार्टिलेज भी कवर होते हैं किसके थ्रू? पेरिकॉन्ड्रियम के थ्रू। पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, नोट कर लीजिए ये टर्म्स। जब ये जो वर्ड लग जाता है ना, पेरी वर्ड लग जाता है, पेरी का मतलब है यहाँ पे एक कवरिंग प्रेजेंट है, और अकॉर्डिंग टू दैट हम टर्मिनोलॉजी फॉलो करते हैं। तो पेरिटोनियम इज द कवरिंग ऑफ किडनी। ओके, यस सर। यस। Is it clear, everyone? यस सर। Now let us talk about the structure of kidney in detail. अब हम किडनी का स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। Okay? Let me remove all these things from here. Once again, diagram. Now, can anyone tell me at this part? देखो, यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ यूरिन। ये स्टोर करेगा यूरिन को, स्टोरेज ऑफ यूरिन। ओके, अब ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा का काम है इस यूरिन को पास आउट करवाना। ठीक है, ये पास आउट करवाएगा, और इसके पास दो स्फिंक्टर होते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? स्फिंक्टर। There are two sphincters are present at the urethra part. यूरेथ्रा के पास दो स्फिंक्टर्स होंगे, एक तो इनर मतलब अंदर वाला इनर स्फिंक्टर, और एक आउटर स्फिंक्टर। ठीक, ये चीज आपने कहाँ पढ़ी होगी? एक ये स्फिंक्टर वाला पार्ट आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा होगा। जब हम एनस की बात करते हैं, तो जो एनल ओपनिंग है बॉडी की, उस एनल ओपनिंग के पास भी दो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। एक स्फिंक्टर जो अंदर वाले हैं, जिन्हें हम इनवॉल्यूंट्री कहते हैं, और बाहर वाले जो आउटर वाले हैं, उन्हें वॉल्यूंट्री स्फिंक्टर्स कहा जाता है। सेम एज यहाँ पे भी वही चीज है। यहाँ पे भी हमारे पास दो मतलब यूरेथ्रा के पास स्फिंक्टर होते हैं। यहाँ स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है? वाल्व, है ना? स्फिंक्टर मींस वाल्व, जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंडक्ट करेगा। वाल्व मतलब ये कब ओपन होना है और कब क्लोज होना है। तो जो अंदर वाला है वो कैसा है? इनवॉल्यूंट्री। इनवॉल्यूंट्री मींस आपके कॉन्शियसनेस में नहीं है, ये आपके ब्रेन के आपकी मर्जी से काम नहीं करेगा। ये ऑटोमेटिकली ब्रेन से कनेक्शन है, इसका मेडुला से कनेक्शन है, ये अपने आप वर्क करेगा। लेकिन जो आउटर वाला है, बाहर वाला है, इसके लिए आपको सिग्नल्स भेजने पड़ेंगे। ये आपकी मर्जी से काम करेगा, ये आपकी इच्छा अनुसार काम करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? वॉल्यूंट्री। क्या बोलेंगे? वॉल्यूंट्री। ओके, Yes, sir. तो जो urethral part has two sphincters, or we can say the two valves for its opening and closing. That is called, the one is called the inner structure or the inner valve, that is involuntary in nature, and the second one is voluntary in nature. Okay, now Yes, sir. यूरेटर का फंक्शन क्या है? किडनी से जितना भी यूरिन है उसको कहाँ पास करवाना? यूरिनरी ब्लैडर में पास करवाना। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है। किडनी के ऊपर ये ट्रायंगुलर शेप एक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड क्या काम करती है? इसका काम है हार्मोन्स को सेक्रेट करवाना। ये सेक्रेट करवाती है एक हार्मोन सेक्रेट, और इन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन्स। इमरजेंसी हार्मोन नेम क्या क्या है इनके? देखो, ये दो हार्मोन सेक्रेट करवाती है। क्या? एक एपिनेफ्रिन और दूसरा नोरेपिनेफ्रिन। ओके, एपिनेफ्रिन एंड
नॉरएपिनेफ्रिन। 2 हार्मोन सेक्रेट किए जाएंगे किसके थ्रू? एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू। क्लियर? Yes, sir. रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी की फंक्शनिंग में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। अब हम ये जो किडनी का अंदर वाला पार्ट है, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, ये नाउ दिस पार्ट। अच्छा, किडनी से रिलेटेड थोड़ी बेसिक थिंग्स मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मुझे ये बताओ किडनी का साइज क्या होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ किडनी? 7 to 10 सेंटीमीटर लेंथ में। This is about 10 to 12 centimeter length or 5 to 7 centimeter width. in length. Its length is 10 to 10 to 12 and its width is 2 5 to 7 centimeter, 2 to 3 centimeter wide होती है ये। ओके, इसका वेट कितना होता है? व्हाट इज द वेट? 170 grams. 170 ग्राम 120 to 170. 120 to 170 grams. 170 ग्राम। Okay? Yes, these are some basic things. And what about the color? What about the color? Color is brownish red. This is brownish red. Brownish red in color. Okay? यस सर। Yes. Now, अब कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, देखो, रीनल कॉलम इज प्रेजेंट, मेडुलरी पिरामिड, कैलिक्स, रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रीनल पेल्विस एंड द रीनल कैप्सूल, एंड लास्ट वन इज द कॉर्टेक्स। अब देखो यहाँ पे ये जितना वाला पोर्शन, ये जो पिंक पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस पिंक पोर्शन इज द कॉर्टेक्स पार्ट। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जितने भी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहेंगे। ओके, दैट आर कॉल्ड द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। अब उन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक चीज देखते हैं। मैं आपको एक डायग्राम शो करता हूं। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। दिस इज द नेफ्रॉन, हियर इज द किडनी। So this is the structure of nephron. अब ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं नेफ्रॉन का, और नेफ्रॉन का ये जो लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है, दिस येलो पार्ट जो कि नीचे ये वाला पार्ट जो है, अगर ये लॉन्ग है और मेड्यूला वाले रीजन में एम्बेडेड है, तब हम उस नेफ्रॉन को क्या बोलेंगे? जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। और अगर ये शॉर्ट है तो कॉर्टिकल हो जाएगा। ठीक, बहुत बेसिक सी थिंग है ये। इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब मुझे कौन बताएगा ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ये किस तरह के टिश्यूज से मिलके बना है? Which type of tissues are present here? देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ क्या? एडिपोज टिश्यूज। और एडिपोज टिश्यूज का क्या काम होता है? इनका काम होता है फैट स्टोर करवाना। सो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो किससे मिलके बना है? फैट से मिलके बना है। दिस इज द फैटी पार्ट ऑफ द किडनी। ओके, यस। अब देखो यहाँ किडनी के इस डायग्राम में, जो कि आपके एनसीईआरटी ने भी सेम डायग्राम मेंशन किया है, यहाँ देखो ये एक लेयर प्रेजेंट है, ये ऊपर से एक लेयर आ रही है, ये वाली दिख रही है आपको, ये जो आगे इस तरीके से चल रही है, दिस वन। व्हाट इज दिस? ये हमारा किडनी के ऊपर एक कोट है फाइबर का बना हुआ, दिस इज द फाइब्रस कोट, वी कैन से इट फाइब्रस कोट। फाइबर से बना हुआ एक कोट है, एक लेयर प्रेजेंट है, जो किससे मिलके बनी हुई है? देखो नाम में ही आया हुआ है, नाम में क्या आया हुआ है? फाइब्रस। तो ऑब्वियसली किससे मिलके बनी होगी ये? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एक फाइब्रस कोट है, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ही ये मिलके बना हुआ है। अब देखो मेड्यूलरी पिरामिड, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने क्या बताया था अभी आपको? मेड्यूला वाले रीजन में एम्बेडेड होंगे नेफ्रॉन्स, और नहीं भी हो सकते हैं। अगर वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में एम्बेडेड है सिर्फ, तो वो हमारे कॉर्टिकल हो जाएंगे, और मेड्यूला वाले रीजन में तो जक्स्टा मेड्यूलरी। तो ये जो मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं हमारे पास, दीज मेड्यूलरी पिरामिड्स, इनका काम क्या है? दीज मेड्यूलरी पिरामिड्स कंटेन नेफ्रॉन्स। इनके पास क्या मिलते हैं? नेफ्रॉन्स मिलते हैं। ठीक, और नेफ्रॉन्स क्या है? हमारी फंक्शनल यूनिट है किडनी की। अगर नेफ्रॉन्स नहीं होंगे तो हमारी किडनी फंक्शन नहीं करेंगी और यूरिन को फिल्टर नहीं कर पाएंगे। और नाउ आई वांट टू नो दैट हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। हर किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 1 million. Okay, every kidney contains 1 million nephrons. Okay,
1 मिलियन नेफ्रॉन्स होंगे जो क्या काम करेंगे, फिल्ट्रेशन का वर्क करेंगे। ओके, नाउ दिस पोर्शन जो कि मैंने आपको बताया था, दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को क्या कहते हैं हम, हाइलम। दिस पोर्शन इज कॉल्ड हाइलम। और हाइलम क्या है, हाइलम इज ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल, ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल्स में क्या क्या आ जाएंगी हमारी, रीनल वेन एंड रीनल आर्टरीज आ जाएंगी। ओके, Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, देखो, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, जो कि ये मिड वाला पोर्शन है। लेट मी इरेज दिस पार्ट, जस्ट अ मिनट। नाउ लुक एट दिस renal pelvis, it is indicating this middle part, जो बीच वाला पार्ट है, this is the renal pelvis। और renal pelvis क्या है, ये हमारा जो ट्रांसिशनल एपिथेलिया टिश्यूज होते हैं, ये उससे मिलके बना होता है। किससे बना है ये, ट्रांसिशनल एपिथेलिया, ट्रांसिशनल एपिथेलियम टिश्यूज से मिलके बना है ये। ओके, Yes, sir. तो ये किडनी से रिलेटेड जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इससे कुछ बेसिक चीजें हैं। और मेडुलरी पिरामिड वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला, ये जो हमारा मेडुलरी पिरामिड है, ये देखो। और देखो एक चीज आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या छोटी छोटी ये ऊपर लाइंस बनी हुई है, इस तरीके से लाइंस है बनी हुई है। क्या है ये लाइंस, दीज लाइंस आर द नेफ्रॉन्स, जो कि देखो कॉर्टेक्स वाले पार्ट को भी कवर कर रही है, थोड़ा कॉर्टेक्स वाले पार्ट में बाहर निकली हुई है। और अंदर मेड्यूलरी पिरामिड तो है, ये तो मेड्यूला वाला पार्ट भी कवर कर रही है। ठीक, तो कॉर्टेक्स में भी है बाहर की तरफ, और अंदर मेड्यूला के अंदर भी है। तो अब मुझे बताओ ये नेफ्रॉन कौन से हुए, कॉर्टिकल हुए या जक्स्टा मेड्यूलरी हुए? How many of you tell that these are cortical? How many you are, आप में से कितने कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स को सपोर्ट करेंगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग? Yes, sir. Yes, sir. These are cortical और मेड्यूलरी। देखो मेड्यूला, ऑब्वियसली दिस इज मेड्यूलरी पिरामिड, नाम में ही आया है ना, मेड्यूलरी पिरामिड, मेड्यूला वाला पार्ट है। ठीक, मेड्यूला के अंदर एम्बेडेड है, तो ऑब्वियसली जक्स्टा मेडुलर हुए। इनकी जो लूप ऑफ हेनले होगी कैसी होगी, थोड़ी सी लंबी होगी। एक मिनट में आपको इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए एक डायग्राम शो करता हूँ। लेट मी इंसर्ट अ डायग्राम हियर, जस्ट अ मिनट। ये कॉर्टिकल वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा, जस्ट अ मिनट। ओके, Yes, sir. first of all, you all look at this diagram. Just a minute, let me. So, is it visible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. To all of you. Now look at this. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा पोर्शन जो बाहर की तरफ ये डिनोट किया हुआ है, दिस वन लाइक दिस, ये स्क्वायर जो है, ये पूरा एक स्क्वायर जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट भी कवर कर रहा है यहाँ पे, और मेड्यूला वाला पार्ट भी कवर कर रहा है। तो ये पूरा हमारा देखो ये नेफ्रॉन आ गया। और लास्ट में ये क्या है हमारी, देखो कलेक्टिंग डक्ट है, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या काम करेगी, जितना भी यूरिन यहाँ से फिल्टर हो रहा है उस पूरे यूरिन को इस यूरेटर वाले पार्ट में फॉरवर्ड कर देगी। ये यूरेटर में आके कनेक्ट होती है लास्ट में। ठीक, और ये देखो ये जो हमारे रेड वाला पोर्शन, रेड हमारी आर्टरीज और वेन्स आ रही हैं, ये है रेड आर्टरीज एंड वेन्स। तो यहाँ से हमारा जितना भी ब्लड वाला पार्ट है ये कहाँ गया, इस बोमन्स कैप्सूल के पास आया, जो कि ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस पार्ट को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इस पूरे पोर्शन को। ठीक, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन, जो क्या काम करता है यहाँ पे, फिल्ट्रेशन का वर्क करेगा और एम्बेडेड रहेगा मेड्यूलरी रीजन एज वेल एज द कॉर्टिकल रीजन। ओके, Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. पहले आप लोग को क्वेरी कीजिए, मुझसे क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में कल नेफ्रॉन अच्छी तरीके से डिटेल में और मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन कवर करेंगे। Is there any question, anyone?
No, sir. No, sir. Okay, so thank you everyone. I hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, Welcome sir. class. I think it's your chemistry class after this. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Just sir. a minute, let me make the host. 1 minute. Okay everyone, thank you so much for joining me here today and मिलते हैं कल